नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट की। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में बनने जा रही शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेताओं को न्योता भेजा गया है। लोकसभा में एसपीजी संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के नाथुराम गोडसे को देशभक्त बताने पर हंगामा हुआ, जिसके बाद उनके बयान को संसद की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। राज्यसभा में देश की आर्थिक हालात पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मंदी के खतरे को मानने से इंकार कर दिया। उन्होंने कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि देश में विकास दर भले ही कम है, लेकिन मंदी नहीं है। और बीसीसीआई ने अगले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच सुरक्षा कारणों से मुंबई से हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। यह मुकाबला 6 दिसंबर को खेला जाएगा। वहीं 11 दिसंबर को सीरीज का आखिरी मैच हैदराबाद की जगह अब मुंबई में होगा। हिमाचल में भारी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ और पेड़ पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। यूपी के महाराजगंज में प्रॉपर्टी डीलरों ने एक किसान को सरेआम चौराहे पर चप्पल से पीटने के बाद उसे अगवा किया और अपनी कार से ले गए। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने किसान को छुड़ाया है। राजस्थान के कोटा में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने एक दंपति पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में घायल दंपति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 नकाबपोश बदमाशों ने गार्ड को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर बिल्डर के बंगले में घुसकर डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश की कटनी में एक शादी समारोह के दौरान बीजेपी पार्षद ने बार बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए। यूपी के मुरादाबाद में एक बोरवेल में गिरे युवक को प्रशासन ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यूपी के मुरादाबाद में एक बोरवेल में गिरे युवक को प्रशासन ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जिंदा बाहर निकाल लिया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में सीवर की साफ सफाई में रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हॉकी मैच के दौरान राजनांदगांव और बिलासपुर टीम के बीच मारपीट मामले में हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आरोपी खिलाड़ियों के खिलाफ 3 साल का बैन लगा दिया। देश में मनाई जाने वाली दीपावली के ठीक 1 महीने बाद उत्तराखंड के जौनसार बाबर में धूमधाम से बूढ़ी दिवाली मनाई गई। इराक में सरकार के खिलाफ हो रहे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाकर अपना विरोध जाहिर किया। महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार की शपथ की तैयारी जोर शोर पर है और शिवसेना मुंबई के शिवाजी पार्क में भव्य आयोजन की तैयारी में जुटी है। उद्धव ठाकरे का शपथ ग्रहण समारोह विपक्ष के लिए शक्ति प्रदर्शन का मौका भी होगा और इसीलिए तीनों पार्टियों की कोशिश है कि देश के तमाम विपक्षी पार्टियों के आला नेता इस समारोह में शिरकत करें। सभी आएंगे, आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया, बहुत शानदार इस तरह से ये समारोह होगा, जिसका इंतजार पूरे महाराष्ट्र को था, पूरे देश को था। बहुत बढ़िया समारोह। एक ओर जहां मेहमानों को न्योता भेजा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मंत्रियों के नाम पर माथापच्ची भी जारी है।
और इसी बीच उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को कल यानी गुरुवार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उद्धव ठाकरे सियासी गतिविधियों में मसरूफ दिखे, लेकिन इससे पहले उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर को प्रणाम किया। तो वहीं उनके बेटे आदित्य ठाकरे सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। वर्षों बाद मातोश्री एक बार फिर सत्ता का केंद्र बनने जा रहा है, इसीलिए आदित्य ठाकरे ने बप्पा के दर्शन किए। मुंबई में तीसरी अहम तस्वीर शिव सैनिकों के जश्न की दिखी। वर्ली में शिव सैनिकों ने सरकार बनने से पहले ही मिठाई बांटी और नारेबाजी करके अपनी खुशी का इजहार किया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर शिवसेना में जोश की लहर है। उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तमाम बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है। इसके लिए फिल्म उद्योग और खेल दुनिया की नामचीन हस्तियां शिरकत करेंगी। खबर है कि यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी, लेकिन चर्चा है कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है। इसमें कमलनाथ, अशोक गहलोत जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा डीएम के अध्यक्ष स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया है। बताया जा रहा है कि शरद पवार ने फारूक अब्दुल्ला, देवेगौड़ा और मुलायम सिंह यादव को न्योता भी भेजा है। साथ ही अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जैसी हस्तियों को भी न्योता दिया गया है। उद्योगपतियों में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, रतन टाटा समेत कई बड़े नामों के शामिल होने की चर्चा है। शपथ ग्रहण के लिए शिवाजी पार्क में 6000 वर्ग फीट का बड़ा स्टेज बनाया जा रहा है, जिसमें 60,000 कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। शिवसेना की स्थापना शिवाजी पार्क में ही हुई और इसीलिए ये पार्क शिवसेना के लिए एक अलग अहमियत रखता है। 1995 में शिवसेना के मनोहर जोशी ने मुख्यमंत्री के तौर पर यही यानी कि शिवाजी पार्क में ही शपथ ली थी और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का अंतिम संस्कार भी इसी मैदान पर किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे ने भी यहीं पर अपनी नई पार्टी की स्थापना की थी। चर्चा है कि राज ठाकरे को भी कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया गया है। सरकार में मंत्री पद के बंटवारे पर भी सहमति बन गई है। मंत्रालयों के बंटवारे का फॉर्मूला पार्टियों की सीटों के आधार पर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना को 16, एनसीपी को 15 और कांग्रेस को 12 मंत्री पद दिए जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस को विधानसभा स्पीकर का पद देने की चर्चा है, हालांकि ये अभी तक तय नहीं है। एनसीपी की ओर से डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार के नाम की चर्चा है, तो जयंत पाटिल को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा छगन भुजबल और दिलीप पाटिल को मंत्री पद मिल सकता है। कांग्रेस की ओर से डिप्टी सीएम के तौर पर बाला साहेब थोराट का नाम है। इसके अलावा अशोक चौहान, विजय वट्टीवार और नितिन राउत को मंत्री पद दिया जा सकता है। शिवसेना की ओर से सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे और रामदास कदम का मंत्री पद तय माना जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिसंबर के पहले हफ्ते में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। दिल्ली के शाहदरा इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला जेल में कैदी की मौत के बाद परिजनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध मार्च निकाला। भ्रष्टाचार पर लोकल सर्कल्स और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की ओर से कराए गए एक सर्वे के मुताबिक रिश्वतखोरी के मामले में पिछले वर्ष के मुकाबले गिरावट आई है। हालांकि 50% भारतीयों ने माना है कि उन्होंने 2019 में सरकारी अधिकारियों को घूस दी। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने साल 2023 तक 10वीं और 12वीं की परीक्षा के सवालों के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव करने की योजना बनाई है, जिसका मकसद छात्रों में रचनात्मकता और विश्लेषण की क्षमता को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन के अधीक्षक पर कोयला ढुलाई से हुए प्रदूषण के लिए जिला प्रशासन ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वाशिंगटन डीसी में मुंबई में हुए 26/11 हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सभी आरोपियों को अभी तक सजा नहीं मिलने पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान! 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 उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के बिलारी इलाके में एक ट्यूबवेल के लिए खोदे गए कुएं में एक शख्स दब गया, जिसके बाद चलाए गए 2 घंटे के रेस्क्यू अभियान में युवक को बचा लिया गया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सीवेज और मेन हॉल की सफाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया गया, जिसे केरल की एक स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सांसद शंकर ललवानी ने एक विवाहित जोड़े को शादी में हेलमेट का तोहफा दिया।
तमिल फिल्मों के अभिनेता बाला सिंह का निधन हो गया। उन्हें कुछ दिनों पहले फूड पॉइजनिंग की वजह से चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमेरिका के एक समूह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भारत के साथ खोखरा पार मुनाबाव सीमा को दोबारा खोलने की गुहार लगाई, ताकि मुस्लिम श्रद्धालु राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह जा सके और हिंदू श्रद्धालु बलूचिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर जा सके। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में निधन हो गया। वो 1998 से 2000 के बीच भारतीय नौसेना के प्रमुख थे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ताजा बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। अजीत पवार ने बीजेपी को समर्थन देकर शरद पवार को झटका दिया था, या उनको बीजेपी के साथ भेजना खुद शरद पवार का ही मास्टर स्ट्रोक था? इसका खुलासा शायद कभी नहीं होगा। लेकिन महाराष्ट्र के सियासी मंच पर पर्दा हटने के साथ ही सियासी मंजर भी बदल गया। कल तक बीजेपी के साथ दे रहे अजीत पवार की घर वापसी हो गई और अजीत पवार एनसीपी विधायक दल के नेता जयंत पाटिल के साथ ही शपथ लेने विधानसभा पहुंचे। वहां शरद पवार की बेटी और अजीत पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले उनका इंतजार कर रही थी। सुप्रिया सुले भाई अजीत पवार के गले लगी और फिर पैर छूकर प्रणाम किया। अजीत पवार बीजेपी के साथ गए तो सुप्रिया सुले ने कहा था कि पार्टी और परिवार दोनों का बंटवारा हो गया। लेकिन शरद पवार की राजनीतिक कौशल और पारिवारिक संबंधों की भावना ने अजीत पवार को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। एक दिन पहले डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया, दूसरे दिन परिवार और पार्टी के साथ खड़े नजर आए। एक मिनिट, मी नाराज नव्हतोच. तुम्ही कारण नसताना मी त्याही वेळेस राष्ट्रवादीमध्ये होतो, आजही राष्ट्रवादीमध्ये आहे. राष्ट्रवादीनं मला काढलेलं नाही. जब अजीत पवार बीजेपी के साथ गए तो एनसीपी में उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, लेकिन बीजेपी का साथ छोड़कर आए तो आने के साथ ही उनके लिए डिप्टी सीएम पद की चर्चा फिर गर्म हो गई। के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है. चीफ मिनिस्टर उद्धव जी ठाकरे, उनकी मिनिस्ट्री में कौन कौन चाहिए, कौन कौन नहीं चाहिए, उसका फैसला करने वाले हैं. जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो निर्णय मुझे मंजूर है। चर्चा है कि अजीत पवार को उद्धव सरकार में बड़ा मंत्रालय मिल सकता है और जाहिर है गठबंधन की सरकार चलाने में उनकी अहम भूमिका होगी। लेकिन अजीत पवार के शरद पवार से दूर जाने और फिर परिवार और पार्टी के पास वापस आने के बीच कई ऐसे राज हैं जिन पर हमेशा पर्दा रहेगा। इसकी वजह पता नहीं कि अजीत पवार गए क्यों थे, और न ही इस सवाल का ठीक ठाक जवाब है कि अजीत पवार वापस आए कैसे। हम सारी बातें तो हम जनता के सामने नहीं रखेंगे। कोई जो है इमोशनल भावनात्मक है, कोई जो है व्यावहारिक रूप से क्या क्या होने जा रहा है वो बात है, और कई बातें हैं कि उनके घर के लोग हो या उनके पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता हो, उनकी क्या भावना है, जनता की क्या भावना, इस सभी बातों का बहस हुआ। इन सारे बातों का असर ये हुआ कि हम कामयाब हुए। अजीत पवार का बीजेपी के साथ जाना एनसीपी के लिए झटका था, लेकिन घर वापसी के साथ ही अजीत पवार को पहले जैसा सम्मान मिला। जिन्हें पार्टी और परिवार को तोड़ने वाला कहा गया, जब वापस आए तो उनका स्वागत हीरो की तरह हुआ। अजीत पवार की घर वापसी पर एनसीपी में खुशी की लहर है, लेकिन अजीत पवार से जुड़ा सवाल बीजेपी को परेशान कर रहा है, क्योंकि सियासी गलियारों में इस बात पर चर्चा हो रही है कि बीजेपी शरद पवार की तैयार की हुई रणनीति में फंस गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार को शरद पवार ने बीजेपी के साथ जाने दिया था क्योंकि उन्हें विधायकों की खरीद फरोख्त का डर था, और रणनीति के हिसाब से ही शरद पवार ने अजीत पवार को इस्तीफा देने के लिए भी कह दिया। यानी सरकार बनाने की रणनीति में पवार का दांव चल गया और बीजेपी की बैठे बिठाए फजीहत हो गई। लेकिन अजीत पवार से जुड़ी सच्चाई फडणवीस ही सामने ला सकते हैं, और वो फिलहाल चुप हैं। सही वक्त पे सही बात करूंगा, चिंता मत करो। लेकिन अजीत पवार की वजह से बीजेपी बैकफुट पर चली गई है। केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी के नेता इस मामले में जवाब देने से बच रहे हैं। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे अजीत पवार को पार्टी ने क्यों साथ लिया। एक न्यूज चैनल से बातचीत में अमित शाह ने सफाई दी कि अजीत पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया था, उन्हें सरकार बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। राज्यपाल ने भी सरकार बनाने को लेकर उनसे ही बात की थी। बीजेपी के पास जो समर्थन पत्र आया उस पर भी अजीत पवार के ही हस्ताक्षर थे, और उनके समर्थन के बाद ही सरकार बनाने की पहल की गई। लेकिन एक सवाल अपनी जगह है कि अजीत पवार के समर्थन पर बीजेपी ने इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर लिया। अब खुद बीजेपी में इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। मैं ये बता, अजीत दादा को धोखेबाज मानने से पहले हमने उनको क्यों लिया? जब आपको पता था कि अजीत दादा के ऊपर एलिगेशन हमने किए थे, तो ऐसे आदमी को हमने लेना ही नहीं था। फडणवीस का गलत फैसला था। देखो, गलत फैसला था या नहीं था, अभी सामने आया कि गलत था या अच्छा। अजीत पवार को जितना जल्दी शरद पवार और एनसीपी ने स्वीकार किया है, उससे सियासी अटकलबाजियां और तेज हो गई हैं।
कल तक अजीत पवार बीजेपी के साथ खड़े थे और आज एनसीपी के विधायकों की बैठक में वो नेताओं को दिशा निर्देश देते नजर आए और इसीलिए माना जा रहा है कि उनका जाना और आना दोनों शरद पवार की योजना का हिस्सा था, जिसमें फडणवीस ट्रैप हो गए। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने सुबह करीब 9:30 बजे सैटेलाइट कार्टोसैट 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया, जिससे भारतीय सेनाएं पाकिस्तान की नापाक हरकत और उनकी आतंकी गतिविधियों पर बाज जैसी नजर रख पाएंगी। क्योंकि ये सबसे ताकतवर कैमरे वाला सैटेलाइट है जो जरूरत पड़ने पर सर्जिकल या एयर स्ट्राइक के वक्त काम आएगा। इसीलिए इसरो ने कार्टोसैट 3 सैटेलाइट को सुबह 9:28 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से लॉन्च किया। 4, 3, 2, ये डिफ्यूजल हुआ। 1, 0। ये दोनों जो ग्राउंडेड स्टेप आने उसका भी डिफ्यूजल हुआ। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। कार्टोसैट 3 अपनी सीरीज का 9वां सैटेलाइट है। इसका कैमरा अंतरिक्ष में 509 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर 9.84 इंच की ऊंचाई तक की स्पष्ट तस्वीर ले सकेगा। लिहाजा इस सैटेलाइट के सफलतापूर्वक लॉन्च होते ही वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को बधाई दी। Precisely injected Cartosat 3 and 13 customer satellites successfully in the desired orbit of 509 kilometers. Cartosat 3 is the Indian highest resolution civilian spacecraft. It is also the most complex and advanced Earth observation satellite ISRO has built so far. I must congratulate and compliment the satellite team over the entire ISRO for building and launching such a wonderful satellite. कार्टोसैट 3 सैटेलाइट के साथ जिन 13 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है वो 13 अमेरिकी सैटेलाइट बताए गए हैं। बहुत भारी संख्या में विदेशी सैटेलाइट हमारे यहां से लॉन्च हो रहे हैं। जैसे आपने स्वयं कहा कि आज भी लगभग 13 ऐसे नैनो सैटेलाइट्स जो विदेश के थे। तो आप ये अनुमान लगाइए कि एक ऐसा देश भारत जैसा जिसकी अंतरिक्ष यात्रा बहुत देर से हुई थी, यदि आप तुलना करें अमेरिका के साथ या तत्कालीन यूएसएसआर के साथ, तो तब तो हम केवल कविता करते थे चंदा मामा दूर के। आज उन देशों के हम सहयोगी बन चुके हैं। कहा जा रहा है कि कार्टोसैट 3 का इस्तेमाल देश की सीमाओं की निगरानी के लिए होगा, साथ ही ये प्राकृतिक आपदाओं के वक्त भी मदद करेगा। जानकारी के मुताबिक कार्टोसैट तीसरी पीढ़ी का बेहद चुस्त और उन्नत उपग्रह है, जिसमें हाई रिजोल्यूशन तस्वीर लेने की क्षमता है। यानी जमीन पर मौजूद 1 फीट की चीज को भी इस सैटेलाइट की मदद से आसानी से पहचाना जा सकता है। यही वजह है कि जानकारी के मुताबिक कार्टोसैट तीसरी पीढ़ी का बेहद चुस्त और उन्नत उपग्रह है, जिसमें हाई रिजोल्यूशन तस्वीर लेने की क्षमता है। यानी जमीन पर मौजूद 1 फीट की चीज को भी इस सैटेलाइट की मदद से आसानी से पहचाना जा सकता है। यही वजह है कि कार्टोसैट 3 को अंतरिक्ष में भारत की आंख बताया जा रहा है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इसकी मदद से भारत को अपनी सुरक्षा में काफी बढ़त मिल जाएगी, क्योंकि इससे मिली इमेज को जूम करके सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकियों की पोजीशन और उन आतंकियों के ठिकाने कहां पर हैं। राहुल प्रियंका ने जेल में चिदंबरम से मुलाकात की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने तिहाड़ जेल में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे गुरुवार को सीएम पद की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर में पाबंदियों के खिलाफ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। राजस्थान के डीडवाना में एक ट्रक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। यूपी की बस्ती में भीख मांगने के दौरान रेकीगर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी मात्रा में असलहे बरामद किए गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने छापेमारी कर एक नकली खाद और मिलावटी आटा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के हरदा में एक मकान में पिता और बेटी के शव फंदे से लटके मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में पहली बार हनुमान ताल पर वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन हुआ, जिसमें 140 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रुक रुक कर बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में एमी अवार्ड्स का आयोजन किया गया, जिसमें करण जौहर, जोया अख्तर और राधिका आप्टे समेत बॉलीवुड के कई सितारों ने जलवे बिखेरे। अयोध्या केस में मुस्लिम पक्ष के वकील रहे राजीव धवन ने विवादित बयान दिया है। राजीव धवन ने कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिमों के साथ अन्याय हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी जमकर निशाना साधा। I am endorsing the statement that those Hindus of the Sangh Parivar who have destroyed the masjid, lynched people, killed people, I am saying that those Hindus have indulged in violence. And from 1858 onwards, the Muslims have not indulged in violence as far as the Babri Masjid is concerned. I said in the context of Babri Masjid, as far as the Muslims in India are concerned, by and large they have been peace-loving. Who destroyed the Babri Masjid? Please tell me. Who lynched Muhammad al-Akhlaq? Who was responsible for the death of Gauri Lankesh? Who was responsible for the death of Dabolkar? Who was responsible for crimes that were made in Goa in various areas? That is whom I am speaking about. वहीं संघ पर हुए हमले का बीजेपी ने भी जवाब दिया और वकील राजीव धवन को सांप्रदायिक करार देते हुए इस तरीके की बातें न करने की नसीहत दी। ये सांप्रदायिक लोग हैं, ये लड़ाने का काम करते हैं और निश्चित तौर पर देश के प्रति अगर कोई समर्पित कोई संगठन है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिनके लिए देश महत्वपूर्ण है, बाकी सब चीज को। हिंदुओं के बारे में इस तरह से कहना क्या? ये मैं कहूँ निराधार है और इनको इस तरह की बयानबाजी बेवजह की नहीं करनी चाहिए और अगर इस तरह करेंगे तो उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और आंख कान खोल के में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बिल्डर के घर और अब देखिए वो वीडियोस जो दुनिया भर में बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये देखने में आपको लग रहा होगा कि लड़का तूफान में अपनी छतरी बचा रहा है, उसे हवा में उड़ने से रोक रहा है, लेकिन जनाब ये आंखों का धोखा है। ये लड़का छतरी को उड़ने से नहीं बचा रहा, बल्कि ये कर रहा है अम्ब्रेला डांस। इस लड़के ने पहले छतरी के साथ लाजवाब डांस किया और फिर इसमें ऐसे इफेक्ट्स डाले जिससे ऐसा लग रहा है कि जैसे बिजली कड़क रही है और आंधी तूफान में ये अपना डांस कर रहा है। वाह क्या लचक है और क्या कमाल का कंस्ट्रक्शन है। ये लड़की तो रिंग के साथ बेहतरीन खेल खेल रही है। पहले ये एक रिंग को अपनी कमर पर नचाते हुए हुला हुक करती है, उसके बाद जमीन पर पड़े कई रिंग को अपने पैर से मारते हुए कमर तक पहुंचती है। लेकिन मजाल है कि इस बीच पर रुक जाए या फिर उसके कमर पर नाच रही रिंग गिर जाए। एक सुनसान जंगल और उस जंगल में नदी किनारे पानी पीते 4 हिरण। तभी एक हिरण को आभास होता है कि कोई है जो उस पर अटैक करने वाला है। एक हिरण के अलर्ट होते ही बाकी 3 भी अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन किसी को आसपास न देखकर फिर से हिरण पानी पीने लगते हैं। और जिस हिरण को आभास होता है वो जैसे ही पानी पीने के लिए झुकता है, पानी के अंदर छिपा एक अजगर अटैक कर देता है। अपने एक साथी को अजगर की गिरफ्त में देखकर बाकी 3 हिरण भाग जाते हैं और फिर अजगर हिरण को अपना निवाला बना लेता है। ये वीडियो अफ्रीका के जंगल का है, जहां कुछ इस तरह एक अजगर ने हिरण पर अटैक किया। डॉल्फिन इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त होती है और यही वजह है कि डॉल्फिन इस लड़की के साथ मस्ती कर रही है। कभी पानी के अंदर से डॉल्फिन लड़के को बाहर निकालती है और हवा में उछालती है, तो कभी लड़के को अपने सिर पर खड़ा कर पूरे पूल का चक्कर लगाती है। ये वीडियो पटाया का है, जहां डॉल्फिन कुछ ऐसे ही अपने अजब गजब करती हुई नजर आती है। हिमाचल प्रदेश में कई जगह बर्फबारी जारी है। शिमला और कुल्लू की पहाड़ियां बर्फ के आगोश में घिर गई हैं, जिससे आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। हालांकि कई जगह इस बर्फबारी में पर्यटक मजा लेते हुए भी दिखे। लेकिन हिमाचल में हुई बर्फबारी ज्यादातर लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती दिखी। ये तस्वीरें किन्नौर की हैं,
देखिए कैसे वहां रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे आम जनजीवन थम सा गया। बर्फ इतनी कि सब जम सा गया, लिहाजा सभी लोग घरों में छिपकर बैठने को मजबूर दिखे। पूरा नजारा ऐसा था जैसे कोई पेंटिंग हो और उसे सफेद रंग से रंगा गया हो, या फिर सफेद रुई के मकान हो जो बच्चों के घरौंदे जैसे दिख रहे हो। घरों के अलावा रास्ते भी बर्फ से पटे दिखे। हालांकि प्रशासन लगातार मशीनों के जरिए बर्फ हटाने में जुटा दिखा, लेकिन बर्फ इतनी थी कि मशीनें नाकाफी पड़ गई। किन्नौर के कल्पा में 2 फीट और पूह में आधा फीट ताजा बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई। किन्नौर की सांगला घाटी में पेड़ बर्फ से पूरी तरह ढक गए। बर्फबारी के कारण स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा। कुछ ऐसा ही नजारा लाहौल स्पीति में भी देखा गया, जहां भीषण बर्फबारी से घरों की छतों से लेकर सड़कों पर मोटी मोटी बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखी। बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर लोगों के वाहन फंस गए, तो कहीं लोग उन्हें धक्का देते नजर आए। वहीं कुछ लोग इस बर्फबारी का मजा लेते हुए भी दिखाई दिए। कुल्लू में बर्फ का लुत्फ लेने के लिए पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुल्लू में जमी बर्फ पर पर्यटक स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। कुल्लू में करीब 1 फीट बर्फ जमी है और यहाँ पर्यटक सैर सपाटे पर पहुंचने लगे हैं। लेकिन ये बर्फबारी कुल्लू पहुंचे कुछ पर्यटकों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। देखिए कैसे बर्फबारी के बीच एक शख्स फंस गया। हालांकि वो निकलने की कोशिश करता दिखा, लेकिन जहां जहां वो पैर रख रहा था वहां वहां उसका पैर धंसता जा रहा था। हालांकि जैसे तैसे बर्फ के बीच इस शख्स को निकाला गया। तस्वीरों से साफ है कि बर्फ की सफेद चादर में हिमाचल के शहर लिपटे हुए हैं। पहाड़ियां बर्फ से ढकी हैं। मनाली, केलंग, कुफरी, फागू और नारकंडा में भी कुछ ऐसे ही हालात, पैर धंसता जा रहा था। हालांकि जैसे तैसे बर्फ के बीच इस शख्स को निकाला गया। तस्वीरों से साफ है कि बर्फ की सफेद चादर में हिमाचल के शहर लिपटे हुए हैं। पहाड़ियां बर्फ से ढकी हैं। मनाली, केलंग, कुफरी, फागू और नारकंडा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड में भी पहाड़ों पर भारी बर्फबारी जारी है। हम आपको 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक बद्रीनाथ धाम की तस्वीर है और दूसरी है केदारनाथ धाम की। देखिए कैसे बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना हो गया और ठंड बढ़ गई है। वहीं केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में पिछले 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण वहां सभी पुनर्निर्माण के काम ठप पड़ गए हैं। जानकारी के मुताबिक बद्रीनाथ में 2 और केदारनाथ में 3 फीट तक बर्फ गिरी है, जिसके बाद दोनों जगह की तस्वीरें बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेखौफ अपराधियों ने एक बिल्डर के घर में घुसकर डकैती की। इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके में कंचन विहार कॉलोनी में 5 नकाबपोश बदमाशों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। और ये घटना बिल्डर कैलाश चंद गोयल के बंगले में हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ दिखाई दिया कि देर रात टहलते हुए 5 डकैत आम राहगीर की तरह बंगले के गेट पर पहुंचे, जिन्हें बंगले के बाहर बैठे 2 सुरक्षा गार्ड भी देख रहे थे। जब तक दोनों सुरक्षा गार्ड कुछ समझ पाते, देखते ही देखते डकैतों ने दोनों गार्ड्स पर तमंचा तान दिया। सभी डकैत सुरक्षा गार्ड के ऊपर एक साथ टूट पड़े और एक गार्ड के हाथ से राइफल छीन ली और उसी हथियार के बल पर दोनों को बंगले के भीतर ले गए। इसके बाद डकैतों ने बिल्डर के परिवार को बंधक बना लिया और नकदी गहने लूट कर फरार हो गए। 5 लोग। क्या हुआ था आपका? और गाड़ी से उतरने के बाद डायरेक्ट अपने पास आ गए। हथियार पर चाकू, छोटे छोटे औजार। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और डॉग स्क्वाड के साथ पूरे इलाके की जांच की, जहां पुलिस को एक रस्सी और कुछ सामान मिला है। इसमें 4-5 लोग जो है इसमें सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए हैं और प्रथम दृष्टया ये घटना जो है डकैती की लग रही है। पूरे मामले की जांच जो है पुलिस कर रही है। हर प्रकार से जो है, हर दृष्टिकोण से जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और शीघ्र ही जो है जो इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया है उन तक पुलिस पहुंच जाएगी। शहर के नामी बिल्डर के घर लूट की घटना से इलाके के लोगों में दहशत है, लेकिन अभी तक पुलिस लुटेरों तक नहीं पहुंच पाई है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक खुशखबरी आई है। वो आईपीएल 2021 में भी खेल सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ कोच रवि शास्त्री ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया कि दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी का अंतर्राष्ट्रीय करियर अभी खत्म नहीं हुआ है। शास्त्री ने कहा कि ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वो कब खेलना शुरू करते हैं और वो आईपीएल के दौरान कैसा खेलते हैं। रवि शास्त्री ने कहा कि आईपीएल के बाद 15 खिलाड़ियों का वर्ल्ड T20 के लिए फैसला हो सकता है। महेंद्र सिंह धोनी ने फ्रेंचाइजी मालिकों से कहा है कि वो आईपीएल 2021 में भी खेलेंगे। धोनी ने आईपीएल करियर में अब तक 190 मैच खेले हैं, जिनमें कुल 4,432 रन बनाए हैं। धोनी आखिरी बार वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल मैच के दौरान इंटरनेशनल मैच खेलते हुए नजर आए थे। कोलकाता में प्याज की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंच गई। कोलकाता में प्याज की कीमत 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गई, जिससे आम ग्राहक प्याज खरीदने से बच रहे हैं। तो प्याज का दाम क्या चल रहा है? ये अभी 100 रुपए किलो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? नासिक और बेलाड़ी में बहुत ज्यादा पानी हुआ था ना,
पानी के लिए ऐसा हो गया था। आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली की विशेष अदालत ने पी चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयर इंडिया का निजीकरण नहीं करेंगे तो भविष्य में इसे चला पाना मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा के सिरसा में प्याज की बढ़ी कीमतों से आम जनता बेहाल है। सिरसा के बाजार में प्याज 70 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज देखो 70 रुपए किलो हो रहा है, पहले 30 रुपए की किलो मिलता था। अब इतनी महंगाई बढ़ गई है, अगर सब्जी लेने जाए तो 500 रुपए की सब्जी हफ्ते की आती है। हरियाणा कैडर के चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का 8 महीने बाद फिर तबादला कर दिया गया है। 53वीं बार तबादले के बाद खेमका को अभिलेख, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभागों का प्रधान सचिव बनाया गया है। ग्रेटर नोएडा में बादलपुर पुलिस ने फर्जी तरीके से सेना में भर्ती कराने वाले गिरोह के 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लैपटॉप, कार, मोबाइल, प्रिंटर और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। हरियाणा के सिरसा जिले में मंगलवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि से करीब 15 गांवों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लगने के बाद आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया गया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मैनहोल और सीवर की साफ सफाई में रोबोट का इस्तेमाल किया गया। रोबोट का नाम बैंडिकूट है और इसे स्टार्टअप फर्म जेन रोबोटिक्स ने डेवलप किया है ताकि सीवर की जहरीली गैस से सफाई कर्मियों को बचाया जा सके, क्योंकि गटर साफ करने के दौरान जहरीली गैस से अक्सर सफाई कर्मियों की मौत हो जाती है। साथ ही गटर साफ करने में सफाई कर्मचारियों को काफी वक्त भी लगता है, लेकिन 50 किलो का रोबोट गटर का भारी से भारी ढक्कन खोलने से लेकर उसकी सफाई तक सब 20 मिनट में कर सकता है। देखिए कैसे तिरुवनंतपुरम में मैनहोल की साफ सफाई में इस फ्लेक्सिबल रोबोट का इस्तेमाल किया गया, जिसका मुंह मैनहोल के साइज के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। इसमें लगे कैमरे के जरिए रोबोट का ऑपरेटर इसे चलाता है और बैंडिकूट का रोबोट आम गटर से कचरे को बाहर निकालने लगता है। यही नहीं, वो कचरे को एक ट्रे में इकट्ठा भी करता है। हालांकि गटर से कचरा निकालने वाले इस रोबोट को बनाना आसान नहीं था, क्योंकि रोबोट बैंडिकूट को बनाने में 7 से 8 महीने का वक्त लगा, जिसमें कंट्रोल पैनल के 4 भाग हैं, स्पाइडर वेब से जुड़ा एक बाल्टी सिस्टम है जो सीवर से गंदगी निकालता है। इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ से कंट्रोल की भी सुविधा है, लेकिन अभी सारे कमांड अंग्रेजी में हैं, जिसे स्थानीय भाषाओं में बदलने की योजना है। You know that the requirement of Bandicoot robot or such a robot is very high in our nation, because we know that the death happening is very higher. For example, yesterday there's a one death happened in Delhi, and last week 2 deaths happened in Tamil Nadu. So it's everything is happening only because of the lack of technology over there. And so if we can do something, or if we can provide the right technology for solving this issue, that will be highly beneficial for the society as well. कहा जा रहा है कि इस रोबोट से सफाई कर्मियों की सीवर की जहरीली गैस से होने वाली मौतों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों की मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सीवर सफाई कर्मियों की मौतों से जुड़े मामलों में आज तक किसी को सजा नहीं मिली है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 3 सालों में देश भर में करीब 100 सफाई कर्मियों की सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा 22 मौतें दिल्ली में हुई हैं। लेकिन किसी को सजा नहीं हुई और कई लोगों को तो मुआवजा तक नहीं मिला। यही नहीं, आंकड़ों के मुताबिक 1993 से लेकर अब तक, यानी पिछले 26 सालों में करीब 750 लोगों की सीवर सफाई के दौरान मौत हो चुकी है। ये हाल तब है जब सफाई कर्मियों को मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथ से मैला ढोने से बचाने वाला कानून देश भर में लागू है। राजस्थान के जालौर जिले में इन दिनों एक शिक्षक और शिक्षिका का नागिन डांस जबरदस्त वायरल हो रहा है। दरअसल जालौर में शिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, जिसमें एक शिक्षक और शिक्षिका हिंदी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दरमियान खूब ठुमके भी लगाए गए। वहीं दर्शक बने दूसरे शिक्षक भी जमकर ठहाके लगाते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। शिक्षक और शिक्षिका ने नागिन डांस भी किया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद मामले को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है और प्रशिक्षण शिविर के प्रभारी बिशनगढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह दहिया को निलंबित कर दिया गया है। वीडियो वायरल हुआ है, उसके आधार पर हमारे संयुक्त निदेशक ने उस कार्यक्रम के आरपी को निलंबित कर दिया है
और जो अन्य शिक्षकगण जो उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उसके संबंध में संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से जो है वो रिपोर्ट मांगी गई है। गुजरात के वडोदरा में नल से गंदा पानी आने से आम लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ की कई सोसाइटीज में पिछले 10 महीने से पीले रंग का प्रदूषित पानी आ रहा है जो न पीने लायक है और न ही कपड़े धोने लायक है। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने कई बार महानगर पालिका से लेकर वार्ड कार्यालय तक की है, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हो सका है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। इस गंदे पानी को लेकर अब स्थानीय लोग आंदोलन के मूड में हैं। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने एसपीजी अधिनियम 2019 बिल पेश करते हुए साफ कर दिया कि नए प्रावधानों का मकसद कानून को उसकी मूल भावना के अनुरूप बनाए रखना है। लेकिन गांधी परिवार से एसपीजी कवर हटाए जाने के फैसले पर तीखी बहस हुई। कांग्रेस ने सरकार पर गांधी परिवार की सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया, तो सरकार ने दलील दी कि खतरे के आकलन करके ही सुरक्षा बदली गई है। जून 2019 तक निरंतर और लगातार उसके बाद भी ये बात कही गई कि आपकी थ्रेट असेसमेंट बढ़ रही है, आप यहां मत जाइए, आप वहां मत जाइए, आप छत्तीसगढ़ मत जाइए, आप अपने क्षेत्र में इस जगह मत जाइए क्योंकि आपकी जान को खतरा है। और एकदम वो खतरा समाप्त हो जाता है, थ्रेट परसेप्शन बदल जाती है और एसपीजी वापस ले ली जाती है। सुरक्षा हटाई नहीं गई है, सुरक्षा बदली गई और थ्रेट असेसमेंट के आधार पर बदली गई। थ्रेट असेसमेंट के आधार पर उनकी सुरक्षा Z+ सीआरपीएफ कवर विथ ASL एंड विथ एम्बुलेंस पूरे देश भर में। कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए दलील दी कि अगर तब एसपीजी सुरक्षा मौजूद रहती तो शायद उनकी हत्या नहीं होती। लेकिन गृहमंत्री ने पलटवार किया कि कांग्रेस ने भी कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की एसपीजी सुरक्षा हटाई थी। कि जो लोग किसी को मारना चाहते हैं वो उस समय की प्रतीक्षा करते हैं कि जब सुरक्षा कवच उतना चुस्त दुरुस्त ना हो और अपने जो नकारात्मक जो उनके इरादे हैं उनको वो पूरा कर सके। सुरक्षा खतरों की समीक्षा के बाद माननीय चंद्रशेखर जी की सुरक्षा ले ली गई। कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता देश भर में कुछ नहीं बोला। चंद्रशेखर बहुत बड़े नेता थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, बहुत बड़ा योगदान था। किसी का निवेदन नहीं है मान्य, किसी का नहीं। बाद में नरसिम्हा राव जी की सुरक्षा चली गई, कोई नहीं बोला। किसी ने चिंता व्यक्त करनी क्यों बोला? वो भी तो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके परिवार की भी सुरक्षा निकालने के बाद पूरा डिटेल बताता हूं। IK गुजराल साहब की सुरक्षा थ्रेट असेसमेंट के बाद में ले गई, कोई नहीं बोला। चिंता किसकी है? वीआईपी की है, देश के नेतृत्व की है या एक परिवार की? रवीना टंडन और गोविंदा का डांस वीडियो वायरल हो गया। रवीना टंडन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो एक शो के दौरान गोविंदा के साथ थिरकती हुई नजर आई। कई साल पहले आई फिल्म दूल्हे राजा का गाना आंखियों से गोली मारे जबरदस्त हिट हुआ था। इस वीडियो में गोविंदा और रवीना की पुरानी केमिस्ट्री नजर आई। कंगना रनौत की बहन रंगोली ने उनका एक डांस वीडियो शेयर किया है जिसमें कंगना रनौत भरतनाट्यम की प्रैक्टिस करती नजर आ रही है। जल्दी ही कंगना रनौत फिल्म थलाईवी में पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी और भरतनाट्यम की प्रैक्टिस भी इसीलिए है। मलाइका अरोड़ा ने एक्सरसाइज करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है। मलाइका के इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उर्वशी रौतेला का एक वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है जिसमें वो हनी सिंह के ठुमका गाने पर थिरकती हुई नजर आ रही है। मैंने देखा उसका क्या झुम झुम झुमका झुम झुम झुमका झुम झुम झुमका उसका झुम झुम झुमका झुम झुम झुमका झुम झुम झुमका। अर्जुन कपूर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें हाउसफुल 4 की टीम फिल्म पानीपत के गाने मन में शिवा को गाते हुए नजर आई। मन में शिवा, 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 शिवा।
और लौटें फौरन वापस। आप बने रहिए हमारे साथ। Powered by Godrej Expert Rich Cream Hair Color. देखभाल Godrej। संसद में प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को फिर देशभक्त बता दिया, जिस पर सियासी हंगामा शुरू हो गया। हालांकि उनके बयान को लोकसभा के रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। असल में एसपीजी सुरक्षा पर हो रही बहस के दौरान ए राजा ने महात्मा गांधी की हत्या का उदाहरण दिया था और इसी सिलसिले में उन्होंने गोडसे का नाम लिया था, जिस पर आपत्ति जताते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने विवादित बयान दिया। हालांकि बाद में इस मुद्दे पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात नहीं की। आपने दिए जो आपने बोला है, आपको नहीं लगता है कि आप क्या प्रूफ है आपको? असैसिनेट है। आपने लोकसभा में बोला है ए राजा को क्या? इससे पहले भी प्रज्ञा ठाकुर गोडसे को लेकर ऐसा बयान दे चुकी, लेकिन उनके बयान पर पीएम मोदी ने नाराजगी जताई थी और उनको फटकार भी लगाई। लेकिन इसके बावजूद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से गोडसे को लेकर विवादित बयान दिया और इसकी वजह से बीजेपी को अब बैकफुट पर आना पड़ा। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। बीजेपी ने इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर बीजेपी को घेर लिया। कमलनाथ ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगा तो बीएसपी ने भी जमकर निशाना साधा। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस पर विचार करें और तय करें कि क्या करना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि क्या इस देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रहे हैं कि वो अपने सदस्यों को बार बार वार्निंग देने के बाद भी उनके सदस्य ऐसे कह रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ हमें गड़बड़ नजर आती है। या तो सीरियसली वार्न नहीं किया गया या उनको अलाउ किया जा रहा है कि वो बार बार ऐसा कहें कि नाथूराम गोडसे जो एक देश का सबसे पहला आतंकवादी था, उसका कैरेक्टर बदलने की कोशिश की जा रही है। और अब चलते चलते